हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज के न्यूज एनालिसिस में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 17, 18 और 19 अगस्त का द हिंदू। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इन दोनों के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इंडिया ब्लॉक्स considered motion to remove CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इंडिया ब्लॉक है ना, अपोजिशन पार्टीज का एक ग्रुप, है ना, जिसे लीड करती है कांग्रेस। ठीक है, तो ये जो डिस्प्यूट है वो शुरू होता है बिहार से। बिहार एक पोल बाउंड स्टेट है, इस साल के एंड तक वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, और हर इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन कमीशन है वो रेस्पेक्टिव एरियाज में जो वोटिंग लिस्ट है उनको क्या करता है, रिवाइज करता है। सो बिहार में भी वोटिंग लिस्ट को रिवाइज करने का जो प्रोसेस था वो चल रहा था, है ना, जिस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, है ना। इसके तहत बिहार में जो लोग माइग्रेट कर चुके हैं, जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, या फिर जो बिहार में बाहर के रहने वाले लोग हैं, है ना, बट बिहार में वोटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे वोटर्स को आइडेंटिफाई करके कैंसिल आउट करने का प्रोसेस शुरू किया गया। एंड SIR की जो फर्स्ट लिस्ट है वो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इशू की अपनी वेबसाइट पे, और इन्फॉर्म किया कि 65 लाख वोटर्स बिहार के, इन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया फ्रॉम वोटिंग लिस्ट, बिकॉज इनमें से ज़्यादातर परमानेंटली माइग्रेट कर चुके हैं, है ना, कुछ लोगों की डेथ हो चुकी है, और कुछ लोग इंडियन सिटीजन ही नहीं है, मतलब इलीगल इमिग्रेंट हैं, जो कि नेपाल से आए हुए हैं, म्यांमार से आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए, और वो एलिगेशंस थे कि जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, ये एज अ बीजेपी एजेंट काम कर रहे हैं, एंड बीजेपी के फेवर में बिहार में वोटिंग लिस्ट को तैयार किया जा रहा है, वोटर लिस्ट को, जिससे बीजेपी को फायदा हो। उन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं वोटर लिस्ट से जो अपोजिशन सपोर्टर हैं, है ना, कांग्रेस सपोर्टर, आरजेडी सपोर्टर, है ना। उसके बाद इस पर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई, एंड बहुत सारे एलिगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाए जाने लगे, है ना, बाई कांग्रेस, बाई आरजेडी, है ना। इसके बाद क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक क्लैरिफिकेशन देता है ना, कि जो SIR हुआ है, पहली बात तो अभी वो अल्टीमेट नहीं है, लास्ट नहीं है, उसमें भी अभी रिवीजन होंगे, करेक्शन होंगे। इसके अलावा क्लेम्स की विंडो खोल दी गई है। जिस किसी को कोई क्लेम करना है कि कोई पर्सन गलती से वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है, या गलती से किसी अदर क्राइटेरिया में डाल दिया गया है, तो वो लोग क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपोजिशन पार्टी बहुत सारे ऐसे लोगों को लेके आई जिनके बारे में ये कहना था कि इन लोगों के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इन लोगों की डेथ हो चुकी है, और इनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। ठीक है, इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किया खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने, और इन्होंने बहुत एग्रेसिवली बोला अपोजिशन को, है ना, खास करके जो मेन अपोजिशन लीडर है मिस्टर राहुल गांधी, कि या तो आप एफिडेविट दो कि जो आप कह रहे हो वो सही है, अदरवाइज अपोलोजाइज करो, माफी मांगो। इसके बाद जो इंडिया ब्लॉक है, जो मेन अपोजिशन हमारी पार्टीज हैं, है ना, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और अब ये अपोजिशन पार्टीज प्लान कर रही हैं टू इम्पीच, टू रिमूव
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, है ना। तो कैसे रिमूव होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या क्या पावर्स होती हैं, किस तरह से इसको हटाया जा सकता है। तो अगर बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल की, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट है आर्टिकल 324 इसके अंदर दी गई है, ठीक है। और इसकी जो पोस्टिंग है, अपॉइंटमेंट है एंड रिमूवल है, उसको लेकर भी बहुत सारे सेफगार्ड्स दिए गए हैं। ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए इम्पीचमेंट जैसे प्रोविजन है, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को, ठीक है। क्या ग्राउंड्स होने चाहिए, ऐसे थोड़ा नहीं कि आप अगर किसी के पास मेजोरिटी है तो उसे ऐसे ही हटा दिया। दो चीजें, दो ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। पहला है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक है, कि आप अगर ये प्रूव हो जाए कि कोई करप्शन किया है, ऑफिस का मिसयूज किया है, और या फिर अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने में फेल रहा है, ठीक है। दूसरा ग्राउंड है इनकैपेसिटी, यानी कि अब कोई भी पर्सन, वो पर्सन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनकैपेबल है टू होल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उसको हटाया जा सकता है। तो ये दो ग्राउंड्स दिए गए। कैसे इनिशिएट होता है, एक मोशन लाया जाता है और ये मोशन पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, लोकसभा, राज्यसभा, कहीं पे भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। इस मोशन को कम से कम 50 एमपीज का समर्थन होना चाहिए, 50 एमपीज का, दोनों लोकसभा और राज्यसभा के केस में। बीपी के केस में हमने पढ़ा था, है ना, लोकसभा में 100 लोगों की जरूरत होती है, वेयरएज राज्यसभा में 50 लोगों की जरूरत होती है। बट इन केस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना, इन केस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों ही हाउसेज में 50-50 एमपीज की रिक्वायरमेंट होती है टू इम्पीच या टू टेक अप ए मोशन अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जब ये मोशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उस हाउस का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का चेयरमैन एक जुडिशियल कमेटी बनाता है, इंक्वायरी कमेटी बनाता है, जो उस पर लगे चार्जेस की जांच करती है, जो कि मोशन में मेंशन होते हैं। उसके बाद इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट उस हाउस में सबमिट कर देती है जहां पर ये मोशन इनिशिएट होता है। उसके बाद उसी हाउस में डिस्कशन होता है, डिस्कशन होने के बाद वोटिंग होती है, वोट आउट होने के बाद दूसरे हाउस में जाता है, दूसरे हाउस से जाने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट के फाइनल अप्रूवल के बाद उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। अभी तक कोई रिमूवल हुआ है, तो आंसर है नहीं, अभी तक किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव नहीं किया गया है, ठीक है। अब बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं इसके साथ में, इसको कैसे इम्पीच किया जाता है, इनको कैसे इम्पीच किया जाता है, इनको कैसे हटाया जाता है, इनको कैसे रिमूव किया जाता है, तो इनके लिए इम्पीचमेंट जैसा कोई प्रोविजन नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पर भी हटाया जा सकता है। यानी कि ये दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी जॉब के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। तो यही सीईसी को पावरफुल बनाती है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या होता है, मोशन एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम इंडिया चाइना रिलेशंस। de-escalation process at LAC must go forward, जयशंकर टेल्स बांग। तो अब जब से यूएसए ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ अप्लाई किए हैं, इंडिया अपनी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, सिचुएशन है ना, उसको बहुत तेजी से बदल रहा है ना। इंडिया को ये रियलाइज हो गया बाय द टाइम कि यूएस इज नॉट ए ट्रस्टवर्दी पार्टनर। तो अब एक नया ब्लॉक बनाने की तैयारी में इंडिया, ठीक है। और जो ब्लॉक होने वाला है रेक, रशिया, इंडिया, चाइना। चाइना तो इसके लिए हमेशा से इंटरेस्टेड था, है ना, क्योंकि अब चाइना को इस ब्लॉक के बनने से इंडिया के ह्यूज मार्केट का एक्सेस मिलेगा, है ना। बट यूएस के इस तरह टैरिफ लगाने के बाद यूएस ने इंडिया के सामने भी कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है। तो उसके बाद जब से ये टैरिफ लगे हैं, इंडिया चाइना के बीच में जो एंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा डीप और बहुत ज़्यादा तेज हो गई है ना। हमारे एक के बाद एक मिनिस्ट्रियल लेवल की विजिट हो रही है चाइना में। उसके बाद रिसेंटली इनके फॉरेन मिनिस्टर ने, बांगी ने, इंडिया को विजिट किया है, ठीक है। और इस विजिट में बहुत क्लियर कर दिया है ना, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं ईएम जयशंकर,
इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब अगर हमें इंडिया चाइना के ट्रेड रिलेशन सुधारने तो हमें अपने लैंड डिस्प्यूट को खत्म करना पड़ेगा सबसे पहले। और दूसरा एलएसी पर, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, डीएक्सिलेशन करना पड़ेगा। अदरवाइज हम किसी भी एरिया में प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज हम स्पेस पे बात कर रहे हैं, हम ट्रेड पे बात कर रहे हैं, मीनवाइल हमें एक न्यूज मिलती है कि चाइनीज सोल्जर ने इंडियन सोल्जर्स पर अटैक कर दिया है ना। तो इंडियन सिटीजन्स कभी ऐसा होने देंगे कि हमारे इंडियन सोल्जर्स पे अटैक हो बाई चाइनीज आर्मी एंड हम चाइना के साथ ट्रेड करें? तो एक लाउड एंड क्लियर मैसेज सेंड कर दिया है टू चाइना। हालांकि जो बांगी हैं, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो आए भी इसीलिए इंडिया है क्योंकि जो डीएक्सिलेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जा सके। पिछले 5 सालों से एक एक्सिलेशन चल रहा है ऑन एलएसी बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इसी एक्सिलेशन को खत्म करने के लिए आए, तो इसको और हाईलाइट कर दिया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स ने, ठीक है। और इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी विजिट होने वाली है इन अगस्त एंड, तो उस पर भी बात हुई कि क्या एजेंडा रहने वाला है और किस तरह से इंडिया और चाइना के रिलेशन हाई लेवल पे आगे बढ़ने वाले हैं, उसको लेकर भी डिस्कस हुआ, ठीक है। चलिए, ये इंडिया चाइना बॉर्डर है ना, इंडिया चाइना बॉर्डर, दिस इज चाइना एंड दिस इज इंडिया। बीच में सैंडविच हैं 2 कंट्री, नेपाल एंड भूटान, जो इंडिया चाइना के बीच एक बफर स्टेट का काम करते हैं, ठीक है। अगर चाइना की बात करें तो इसकी कैपिटल आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में, इजी है, मैं बताने वाला नहीं हूं। करेंसी, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, ये भी बहुत इजी है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, ठीक है। अगर बॉर्डर स्टेट की, इंडियन स्टेट्स की बात करें जो बॉर्डर शेयर करते हैं विद चाइना, तो आपका लद्दाख नाउ, लद्दाख के बाद जम्मू एंड कश्मीर जे एंड के, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। वेस्ट बंगाल को लेकर डाउट रहता है, वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, या चाइना के साथ वेस्ट बंगाल का कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये जो डीएक्सिलेशन की बात हो रही है यहां पर, ये एलएसी है ना, यहां पर चाइनीज और इंडियन आर्मी दोनों आमने सामने है, तो यहां पर डीएक्सिलेशन की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम स्पेस सेक्टर। इंडियन एस्ट्रोनॉट विल स्टेप ऑन मून बाई 2040, मिनिस्टर। तो जो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को विजिट किया है ना, शुभांशु शुक्ला, ये इंडिया वापस आ गए, और इंडिया वापस आने के बाद ये दोबारा से इसरो के साथ जुड़ जाएंगे, है ना, क्योंकि गगनयान मिशन करना है। क्या है गगनयान मिशन? गगनयान मिशन के तहत, है ना, इंडियंस को, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को इंडियन स्पेसक्राफ्ट में, इंडियन टेक्नोलॉजी के थ्रू स्पेस में भेजना है। इसी पर्पज के लिए शुभांशु शुक्ला को भेजा गया था आईएसएस, सो दैट कि वो एक्सपीरियंस गैदर कर सकें, ट्रेनिंग गैदर कर सकें। तो अब शुभांशु शुक्ला यहाँ पे आके जो हमारे एस्ट्रोनॉट हैं उनको ट्रेन करने का काम करेंगे। तो उन्हीं पर डिबेट होनी थी पार्लियामेंट में, हालांकि जो डिबेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिएक्शन रिवीजन, जो हमने डिस्कस किया है पहले भी, है ना। बट इसी बीच जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत सारे डिक्लेरेशन किए इन पार्लियामेंट। डिक्लेरेशन नहीं होते हैं, ये प्लान्स ही होते हैं जो बताए जाते हैं, और बताया गया कि इंडिया 2026 में एक ह्यूमनाइड रोबोट को भेजने वाला है स्पेस में, और इसका नाम क्या होने वाला है ह्यूमनाइड रोबोट का? व्योम मित्र।
व्योम मित्र। ठीक है, इसके बाद 2027 में गगनयान मिशन भेजा जाएगा फुल फ्लैज, जिसमें 5 से 6 एस्ट्रोनॉट, इंडियन एस्ट्रोनॉट होंगे, है ना। और ये इंडियन स्पेस क्राफ्ट में कहां जाएंगे, स्पेस जाएंगे। इसके अलावा एज पर द मिनिस्टर डिक्लेरेशन 2035 तक इंडिया का अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी होगा, भारत स्पेस स्टेशन, भारत अंतरिक्ष स्टेशन, भारत अंतरिक्ष स्टेशन। एंड सबसे बड़ा प्लान जो अभी तक डिक्लेयर किया गया, उसको भी डिक्लेयर किया कि बाय 2040 एक इंडियन एस्ट्रोनॉट विल लैंड ऑन मून, मून पर लैंड करने वाला है। ठीक है, तो इतने सारे प्लान्स बताए, है ना। तो याद रखना इन डेट्स को। गगनयान मिशन कब किया जाएगा, 2027 में 5 से 6 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। उससे पहले क्या होगा, एक ह्यूमनॉइड मिशन किया जाएगा जिसमें एक रोबोट जिसका नाम व्योम मित्र है, उसको 2026 में भेजा जाएगा इन स्पेस। इसके बाद 2035 में इंडिया लॉन्च करेगा अपना खुद का स्पेस स्टेशन जिसका नाम है भारत अंतरिक्ष स्टेशन। इसके अलावा 2040 में इंडिया एक इंडियन एस्ट्रोनॉट को भेजेगा टुवर्ड्स मून। इस तरह से एक अचीवमेंट मिलेगी इंडिया को, है ना। कोई एक पर्सन बनेगा टू बिकम द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, सेंटर्स जीएसटी रिफॉर्म बिल बेनिफिट द पुअर एंड मिडिल क्लास, है ना। तो अब कंफर्म हो गया है कि जीएसटी में रिफॉर्म होने जा रहे हैं। क्या रिफॉर्म होने जा रहे हैं, 4 तरह के टैक्स स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक है, इसमें से 2 टैक्स स्लैब को हटाया जा रहा है। ठीक है, 12% को हटाया जा रहा है, 28% को हटाया जा रहा है। 28% की जगह 40% टैक्स स्लैब को लाया जा रहा है, जिसमें कुछ ही आइटम्स रखे जाएंगे जो लग्जरियस आइटम्स होते हैं। इसके अलावा 12% टैक्स स्लैब को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है, और 12% जो जीएसटी टैक्स स्लैब वाले प्रोडक्ट हैं उसको किसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा, 5% वाले बास्केट में। तो अब जिन चीजों पे 12% का टैक्स लगता था वो कितना हो जाएगा, 5%। तो इससे क्या होगा, लोगों को कम टैक्स देना पड़ेगा, एज अ रिजल्ट उनके पास पैसे ज्यादा बचेंगे, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, और ये रिफॉर्म्स जो हैं वो कब इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। तो जो करंट गवर्नमेंट है इसे एज अ दिवाली गिफ्ट प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जीएसटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेशन में, तो जल्दी से आप बताओगे इंडिया में जीएसटी किस डेट को इंप्लीमेंट हुआ था, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट। तो एज वी नो हमने डिस्कस किया था, जगदीप धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने अपनी पोस्ट से सडनली रिजाइन कर दिया। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो वैकेट थी, एंड उसके इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि ये इलेक्शन जल्दी होंगे। तो एक मैसेज था टू पॉलिटिकल पार्टीज कि आप अपना कैंडिडेट चुन लें, है ना, सो दैट कि हम डेट अनाउंस करें तो आपको कैंपेनिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए टाइम मिल जाए। तो मीन वाइल एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि बीजेपी लेड अलायंस है, ठीक है, इसने अपना वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। और एज पर द एनडीए सीपी राधाकृष्णन विल बी द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फॉर एनडीए अलायंस। इंडिया ब्लॉक जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है, इन्होंने अभी तक, है ना, ये किसी भी डिसीजन पे अभी पहुंच नहीं पाए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली सीपी राधाकृष्णन, है ना, पहली बार अनएनिमसली चुन लिए जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज जो इंडिया अलायंस, इंडी ब्लॉक है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख नहीं रही है बीपी के इलेक्शन में, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं, 2.5 साल का टेन्योर बचा हुआ है। सो
इंडिया ब्लॉक चाहता नहीं कि एक उसके फीदर में एक डिफीट जुड़ जाए। बहुत सारी ना उसके फीदर में ऑलरेडी बहुत सारी डिफीट है, तो वो नहीं चाहते कि एक और डिफीट जुड़ जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए नेक्स्ट। गवर्नमेंट सेज एससी कांट ट्रीट गवर्नर्स एज द एलियंस और फॉरेनर्स। तो अभी स्टेट वर्सेस गवर्नर चल रहा है, जहां भी देखो स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नर्स के बीच में, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। और ये कन्फ्लिक्ट सीरियस तब हो गया जब तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने केस कर दिया गवर्नर के ऊपर, अपने गवर्नर के ऊपर, कि ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, बिल्स को पास नहीं होने दे रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने लेटर ऑन एक टाइमलाइन सेट कर दी कि आपको इस टाइमलाइन के भीतर क्या करना पड़ेगा, बिल्स को पास करना पड़ेगा या फिर बिल्स को रिजेक्ट करना पड़ेगा या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेजना पड़ेगा। तो उस पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को रिप्लाई दिया है। उन्होंने कहा कि आप गवर्नर्स को एज अ एमएसरी ट्रीट मत करो कि कोई भाड़े के लोग हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करते हैं। इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ने, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन करता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल प्रोविजन करता है ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन करता है गवर्नमेंट के पावर, अथॉरिटीज, टेन्योर, अपॉइंटमेंट, सब कुछ तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना। तो आप गवर्नर के ऊपर इस तरह से हार्श कैसे हो सकते हो, एज इफ वो कोई एलियन है या फॉरेनर है ना। तो देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर इसका कितना इंपैक्ट पड़ता है। द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम ट्रंप पुतिन अलास्का मीट। तो रशिया के प्रेसिडेंट और यूएसए के प्रेसिडेंट दोनों की मीटिंग हुई अलास्का, यूएसए में, है ना। और ये डील थी, ये जो मीटिंग थी बेसिकली रशिया यूक्रेन वॉर को लेके थी। बट ये बोला जा रहा है कि ये जो मीटिंग है वो बुरी तरह फेल हो गई, कोई कंक्लूजन नहीं निकला। और ये स्टेटमेंट भी ऐसी बताता है, देयर इज नो डील ऑन यूक्रेन वॉर अंटिल देयर इज ए डील। मतलब एक क्लियर मैसेज है कि मतलब कुछ भी हिडन नहीं है ना। जब तक कोई डील नहीं हो जाती है तब तक देयर इज नो डील, कोई डील है ही नहीं, मान के ही मत चलो उस चीज को लेके। तो ये जॉइंट स्टेटमेंट में आया है। ठीक है, बहुत सारी बातें हुई होंगी इसमें, है ना। मोस्ट प्रॉब्ली जो पुतिन है वो अपना एजेंडा लेके आए होंगे, है ना, कि भाई जो लैंड हमने कैप्चर किया है वो लैंड का कंट्रोल हमें दे दो, है ना। बाकी जो यूक्रेन अभी बचा हुआ है वहां पे यूक्रेन लीड करे। इसके अलावा यूक्रेन की भी कंडीशन होंगी, है ना। सुनने में ये आ रहा है कि जो ट्रंप है उन्होंने जेलेंस्की को बोल दिया कि ये लैंड तो आपको देना पड़ेगा रशिया को। तो जेलेंस्की नेगोशिएट कर रहे हैं कि फिर आप मुझे आगे के लिए प्रेसिडेंट बनाए रखने में मेरी हेल्प करोगे, है ना। तो अभी तक कोई ऐसी कोई डील ठोस कुछ कॉन्क्रीट निकल के नहीं आया है। तो देखते हैं क्या होता है इस मामले में, है ना। तब तक ये देख लेते हैं मैप, है ना, कहाँ पे है अलास्का। दिस इज अलास्का। ठीक है, दिस इज रशिया। देखने में रशिया और यूएसए एक दूसरे से बहुत दूर लगते हैं, बट ये माइनर सा डिस्टेंस है इनके बीच में। ये दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन, है ना। इसके इस साइड एक अलग डेट और इसके इस साइड एक अलग डेट होती है। ठीक है, और जो मेन बाउंड्री लाइन है इनके बीच में उसको क्या बोलते हैं, बैरिंग सी। अलास्का जो आज यूएसए का पार्ट है 1867 से पहले रशिया का ही पार्ट हुआ करता था। रशियन लोगों ने, रशियन जो उस समय मोनार्की होती थी, तो रशियन किंग ने क्या कर दिया था, ये सेल ऑफ कर दिया था। क्योंकि एक बहुत आइसी इलाका है, तो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर फर्टिलिटी नहीं है, प्लस यहाँ ट्रैवल करने के लिए बोट्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो रशियन उस समय जार जो होता था उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हुई, दैट इज वाई उन्होंने बेच दिया अलास्का को। और आज अलास्का इनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है ना। यूएसए, बिल्कुल यूएसए जनरली, अगर अलास्का रशिया का पार्ट होता, यूएसए रशिया से काफ़ी दूर होता। बट अलास्का की वजह से, है ना, क्योंकि अलास्का इज द पार्ट ऑफ यूएसए, है ना, यूएसए बिल्कुल रशियन फेडरेशन के बिल्कुल पास आ गया है। ठीक है, ये आपका जापान देखने को मिल जाएगा नीचे, क्यूराइल आइसलैंड, इनके भी, है ना। ये जापान और रशिया के बीच में डिस्प्यूट है यहाँ पर इन आइलैंड को लेके। ठीक है,
तो ये रही यहाँ की ज्योग्राफी। ठीक है, तो आज के द हिंदू में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल यानी कि 20 अगस्त के द हिंदू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।